हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधों और जंतुओं का संरक्षण। उसमें हम कल बात कर रहे थे कि किस तरह से डिफॉरेस्टिंग से, किस तरह से जंगलों को काटने से, वनों को समाप्त करने से हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, जंगल क्यों समाप्त हो रहे हैं, उसके क्या क्या कॉजेज हैं और क्या क्या इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली है। हमने बात कर ली है कि जंगलों के कटने से, पेड़ पौधों के कटने से जो प्रोसेस शुरू हो गई है डेजर्टिफिकेशन की, मरुस्थलीकरण वाली प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो हम जीव जंतुओं के लिए और अन्य वनस्पतियों के लिए खतरे की घंटी है। वैश्विक उष्णन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। पेड़ों के कम होने से ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे मुख्य गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका यूज कम हो रहा है और वो वातावरण में गर्मी बढ़ा रही है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और हम बात कर रहे थे, आज हम बात करेंगे कि पर्सनल लेवल पे हम व्यक्तिगत तौर पे कैसे कैसे प्रयास कर सकते हैं जिससे हम थोड़ा सा अपने पर्यावरण को बचाने में योगदान कर सकते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने पर्यावरण को बचाने में योगदान दे सकते हैं, हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसमें सबसे पहला तरीका जो हमने डिस्कस करा था वो ये था कि प्लांटिंग अ ट्री इन आवर नेबरहुड एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन नंबर 1 पर दिया गया है, सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा रास्ता है कि हम पेड़ों को लगाएं अपने आस पड़ोस में और उसकी देखभाल भी करें। देखिए, पेड़ों को लगाएं तो किसी भी पेड़ को, किसी भी बीज को आप लगाते हैं कि कोई भी पौधा निकलता है, तो अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो पेड़ के रूप में बदल नहीं पाएगा। तो इसलिए उसकी देखभाल भी करना जरूरी है। अगर पेड़ों को हम लगाते हैं तो उसकी देखभाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब केवल कहने से कि हम पेड़ों को लगाएं, कैसे लगा सकते हैं उसके कुछ तरीके हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे किसी का मान लीजिए किसी बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, किसी बच्चे का बर्थडे है और उसको बर्थडे गिफ्ट के रूप में जो फूल उसको पसंद है, वो फूल का बुके ना दे करके हम क्या करें, उस फूल का पौधा ही दे दे पूरा। हो सकता है ना, कितना अच्छा गिफ्ट होगा ये उस बच्चे के लिए। आप जब बुके बनवाते हैं तो बुके जो है वो पौधे से फूल तोड़ करके फिर बुके बनाया जाता है ना, जिसको हम कहते हैं गुलदस्ता। किसी भी ओकेजन पे, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे या कोई और ओकेजन हो जिसमें हमें किसी को गुलदस्ता भेंट करना पड़े, तो हम गुलदस्ता भेंट न करने की जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का, जो अगर हम जानते हैं कि उस व्यक्ति की पसंदीदा फूल कौन सा है, पसंदीदा प्लांट कौन सा है, तो हम उसको उसका पसंदीदा प्लांट या पसंदीदा फूल जो है वो उसका पूरा का पूरा पौधा गिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम गुलदस्ता देंगे तो 1-2 फूल गिफ्ट होगा, अगर हम पौधा देंगे तो अनगिनत फूल जो है वो हम गिफ्ट कर पाएंगे उस पौधे के रूप में। जब पौधा बड़ा होगा धीरे धीरे, उसमें फ्लावरिंग होगी तो बहुत सारे फूल निकल के आएंगे। उन फूलों को देख करके भी वो व्यक्ति खुश होगा, है ना। आप गुलदस्ता देते हैं तो इंस्टेंट थोड़ी देर के लिए आदमी खुश होता है, लेकिन अगर आप कोई पौधा किसी को गिफ्ट करते हैं तो उस पौधे में जब जब फूल आएंगे तब तब उस व्यक्ति को आपकी याद आएगी और तब तब वो व्यक्ति खुश होगा। तो ऐसा नहीं है कि गुलदस्ता देने से कोई खुश नहीं होता, गुलदस्ता देने से लोग खुश होंगे, लेकिन अगर आप एक पौधा देते हैं गमले में तो जब जब फूल आएंगे तब तब वो व्यक्ति खुश होगा। यानी कि आप किसी को खुशी जितनी दे सकते हैं उसकी ज्यादा मात्रा दे सकते हैं किसी को एक पौधा गिफ्ट करके। दूसरा, किसी बच्चे का बर्थडे है, आप उसको पौधा गिफ्ट करिए और उसको समझाइए, छोटे मन में ये भाव डालिए कि बेटा पेड़ लगाओगे, पौधे लगाओगे, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और इसकी देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब उसको ऐसा समझाया जाएगा
तो वो पौधा कहीं नहीं जा रहा, उस पौधे की देखभाल वो बच्चा खुद करेगा। डेली उठ के वो बच्चा उसमें पानी देगा, देखभाल करेगा। जब तक वो पौधा बड़ा नहीं हो जाएगा उसकी देखभाल वो करता रहेगा। तो इस तरह से हम अपने आस पड़ोस में अपने बड़ों से बातचीत करके पौधे लगा सकते हैं। पौधे अलग अलग मेडिसिनल औषधीय पौधे लगा सकते हैं, हम हम फूलों वाले पौधे लगा सकते हैं, हम बड़े पेड़ भी लगा सकते हैं, हम फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं, हम बहुत बड़े बड़े पेड़ फूलों वाले भी लगा सकते हैं। जैसे हम गुलमोहर का पेड़ लगा सकते हैं, हम आंवले का पेड़ लगा सकते हैं, हम नीम का पेड़ लगा सकते हैं। ऐसे पेड़ जो मेडिसिनल भी हो, छाया भी देते हो, और थोड़े से ऐसे भी हो जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती हो, यानी कि जिनके अंदर ढेर सारी ग्रीन कलर की लीव्स पाई जाती हो, हरी पत्तियों वाला पेड़। जैसे नीम का पेड़ है, बहुत विशालकाय नहीं होता है, तो कॉलोनी के रास्तों के किनारों पर लगाया जा सकता है। मान लीजिए सड़क बन रही है तो रिक्वेस्ट करके एक गोला सा छोड़ दिया जाए, है ना, उस गोले में वो उस पेड़ को प्लांट कर दिया जाए। पानी देते रहिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो कम से कम आपको उस रास्ते पर छांव मिलेगी, है ना। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से होती रहेगी, फोटोसिंथेसिस होगी, तो हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारा पौधा जो है, वो पेड़ जो है, क्या करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा, यूज करता रहेगा, और ऑक्सीजन वो हमें रिलीज करता रहेगा। जहां पर आपने देखा होगा कि जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है, वहां पे शहरों की तुलना में वहां पे टेम्परेचर हमेशा 1-2% कम होगा, 1-2 डिग्री कम होगा टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होती है। क्यों? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर, है ना। तो इस तरह से मुझे पता है कि सभी बच्चों के अंदर एक ऐसा भाव होता है कि हम अपने समाज के लिए, अपने पर्यावरण के लिए कुछ करें। बस क्या है, उनको थोड़ा सा रास्ता दिखाने की जरूरत होती है। अगर हम उनको सही से रास्ता दिखाएं तो बच्चे इन सब कामों में बहुत आगे होते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत नियम से वो अपने पौधे में पानी देंगे अगर आप किसी भी बच्चे को गिफ्ट के रूप में एक प्लांट देते हैं। दूसरा क्या है, इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं बहुत सारे तरीके कि कब कब हम किसी को प्लांट दे सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम प्लांट लगा सकते हैं। उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी होगी, जो पौधा जो लगाएगा उसकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे माता पिता अपने अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ऐसे ही जो पौधा लगाए उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पौधे की देखभाल करे। तो अगर सभी लोग अपने अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो सारे पौधों की देखभाल संभव हो पाएगी, और उससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण संरक्षण का एक लेवल हम क्रॉस करेंगे, यानी कि हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। दूसरा क्या है, अवॉइडिंग प्लास्टिक बैग्स एंड इंस्टेड यूजिंग पेपर बैग्स और जूट बैग्स। हम क्या करेंगे, हम प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करेंगे। जब भी घर से बाहर निकलेंगे कोई सामान लेने के लिए या सब्जी लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, तो हम जूट बैग्स का यूज करेंगे या कपड़े के बने थैलों का इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है, क्यों हम प्लास्टिक का बैग यूज नहीं करना चाहिए? उसका कारण ये है बच्चों कि जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं होता, यानी कि प्लास्टिक जो है हमारे जो जमीन है, जमीन को किसी भी तरीके से वो उपजाऊ नहीं बनाता, हमारे जमीन को वो नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हम प्लास्टिक बैग्स का यूज कम करेंगे, उसकी जगह पे जूट बैग्स का यूज करेंगे या ऐसे चीजों का यूज करेंगे जो रिवर्सिबल हैं, जो डिग्रेड हो जाए। उसके अलावा हम प्रिवेंटिंग नॉइज पॉल्यूशन, हम प्रदूषण को कम करने के लिए अपने पर्यावरण में, आपको पता है कि हम बहुत अलग अलग प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, उसी तरह से ध्वनि प्रदूषण भी होता है।
तो बच्चों, हम अगर पेड़ लगाते हैं अपने आसपास के पर्यावरण आस पड़ोस में और उसकी देखभाल करते हैं, तो उससे हम अपने वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ने से कम करते हैं। ठीक है। अगर हम प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करते हैं तो हम जल प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और हम जल प्रदूषण को कम कर पाते हैं। उसी तरह से ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि आप अगर 2 मिनट के लिए आंख बंद करके और केवल अपने कानों का यूज करके सुनते हैं तो इतनी ज्यादा ध्वनियां आपको हर तरफ से, कहीं कहीं हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ रही है, कहीं किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ रही है, कहीं बहुत तेजी से ट्रक के जाने की आवाज सुनाई पड़ रही है, कहीं पर किसी के घर में मोटर चल रही है, किसी के यहाँ बहुत तेज वॉल्यूम पे म्यूजिक चल रहा है, लगातार ट्रैफिक की आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, हॉर्न की बहुत ज्यादा आवाज सुनाई पड़ रही है और कभी कभी वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये है नॉइज पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण, जिससे हमारी शांति में खलल पड़ता है। आप अगर एक शांत जगह पे जाएं और एक ट्रैफिक वाली जगह पे खड़े रहें तो दोनों जगहों पे आप खुद महसूस कर सकते हैं, यू कैन फील कि कहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा लगता है। कोई शक नहीं इसमें कि जब आप किसी शांत जगह पे जाएंगे, किसी शांत जगह पे बैठेंगे जहां पे आपको घड़ी की टिक टिक सुनाई पड़ रही हो या आपको केवल अपनी ही आवाज सुनाई पड़ रही हो या अपनी ही आवाज आपको इको हो रही हो, वो जगह आपको ज्यादा अच्छी लगेगी बनिस्बत कि जहां बहुत ट्रैफिक है, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है ना। तो इससे क्या होता है? हमारा ध्वनि प्रदूषण। तो हम पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं ना? आप सोच रहे होंगे कि मैम इतनी सारी बात कर रही है, पर हम पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं? अगर ध्वनि प्रदूषण इतना ज्यादा हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि अपने घर में म्यूजिक बजाना हमारा खुद का, वो हमारे अंडर में है। हम कितनी तेज म्यूजिक प्ले करते हैं वो हमारे खुद के अधिकार में है। तो हम इतना तेज ना बजाएं कि धरती ही हिलने लग जाए, हम इतना तेज म्यूजिक ना बजाएं कि दूसरे किसी आस पड़ोस में रह रहे बुजुर्ग को तकलीफ हो, या हम इतना तेज म्यूजिक ना बजाएं कि किसी बीमार को तकलीफ हो। म्यूजिक कितना तेज बजाएं जो प्लीजेंट हो, आपको अच्छा लगे और आप उसका एंजॉय कर रहे हैं, पर किसी आस पड़ोस के व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। आपको आजकल आस पड़ोस के लोगों में पता भी नहीं चलता कि आस पड़ोस में कोई बहुत बीमार है, कोई सफर कर रहा है किसी प्रॉब्लम से। मान लीजिए किसी का सर दर्द ही हो रहा है और बगल वाले घर में बहुत तेज लाउड म्यूजिक बज रहा है, तो आजकल संकोच इतना है कि या तो लड़ाई हो जाएगी या पड़ोसी आएगा नहीं कहने के लिए कि आप म्यूजिक अपना धीमा रखिए। तो हमारा खुद का ये कर्तव्य है कि हम इतना धीमा रखें कि सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो, है ना। कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो। तो इस तरह से अगर हम प्रिवेंटिंग नॉइज पोल्यूशन बाय प्लेइंग म्यूजिक एट लो वॉल्यूम एट होम्स, घरों में जब हम म्यूजिक बजाएं तो लो वॉल्यूम में बजाएं। ठीक। उसके अलावा अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पानी का यूज हमें करना है, लेकिन हम क्या करते हैं? हर वो चीज जो हमें फ्री में मिल रही है वो एक्चुअल में बहुत अमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है, उसका हमको वेस्टेज नहीं करना चाहिए। जैसे सनलाइट है, प्लेंटी में हमें मिल रही है, अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है वो, लेकिन हम जैसे पानी हमें है, तो पानी अनलिमिटेड नहीं है, पानी की एक लिमिट है, पानी की एक लिमिट है। हमें अगर हम बहुत, जैसे कोई भी चीज है बच्चों, इस्तेमाल करना एक अलग चीज है और उसी चीज का दोहन करना अलग चीज है। तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, अब हमें जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है उतना हमें यूज करना चाहिए। लेकिन अगर जरूरत नहीं है, अगर आवश्यकता नहीं है, तो हमें किसी भी प्राकृतिक संसाधन का मिसयूज नहीं करना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि उसका दोहन हमें नहीं करना चाहिए। और नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि और दूसरे भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका दोहन नहीं करना चाहिए। इस शब्द को समझने की जरूरत है कि दोहन करना और इस्तेमाल करना। तो इस्तेमाल आप कर सकते हैं,
पर दोहन नहीं करना चाहिए। दोहन का मतलब उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, मिस यूज नहीं करना चाहिए, है ना। इसीलिए जब होली आती है तो एडवाइजरी आ जाती है कि बहुत पानी वाला होली ना खेलें, तो लोगों को बुरा लगता है। लेकिन हाँ, लिमिट में हर चीज अच्छी है। दोहन नहीं होना चाहिए किसी भी प्राकृतिक संसाधन का, क्योंकि प्रकृति जो है बच्चों, वो हमें वही वापस करेगी जो हम उसके साथ करेंगे। बिल्कुल क्लियर बात है। अगर हम प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो प्रकृति हमें अच्छा व्यवहार नहीं देगी। मतलब प्रकृति का अच्छा व्यवहार ना होने का मतलब क्या है? पानी की कमी होने लग जाना। प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते करते पानी की कमी होने लगे और पानी आपको ना मिले। आपको पता भी है कि भारत देश बहुत विविधता से भरा है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो एटलीस्ट उनको देखना चाहिए कि हाँ, वहां पानी की कमी है तो यहाँ पे भी हो सकती है। तो दोहन ना करें किसी भी चीज का। यूज करना, इस्तेमाल करना बुराई नहीं है, पर किसी भी प्राकृतिक संसाधन का दोहन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? यूजिंग कारपूल्स टू लेसन द क्राउड ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड विच लीड टू पोल्यूशन। ये थोड़ा सा लगता है कि संभव नहीं है। पहले के टाइम में ऐसा ही होता था। कारपूल्स का मतलब क्या है? कारपूल्स का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी स्कूल में, मान लीजिए किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं और एक लोकेलिटी से 10 बच्चे जाते हैं सेम स्कूल में और 10 बच्चे जाते हैं दूसरे स्कूल में। तो जो 10 बच्चे हैं एक स्कूल में जाते हैं, मान लीजिए कि जीजीआईसी माझी खाली में 10 बच्चे पढ़ते हैं, एक लोकेलिटी में रहने वाले, है ना। वो एक लोकेलिटी में रहने वाले 10 बच्चे पढ़ते हैं, तो स्कूल भेजने के लिए जो उनके अभिभावक हैं, 10 बच्चों को अलग अलग कार में बैठा के छोड़ने जाए स्कूल, या स्कूटर में बैठा के छोड़ने जाए स्कूल, या ये संभव है कि एक बड़ी गाड़ी किसी के पास हो, किसी अभिभावक के पास, और उसमें वो 10 बच्चों को बैठा ले और उसके बाद लेके चला जाए और छोड़ दे स्कूल में। तो उससे क्या फर्क हुआ? इसको कहते हैं कारपूल। मतलब अगर आप एक डेस्टिनेशन, अगर आपका लक्ष्य एक है, आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं, तो कम से कम व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं हम सड़क पे, जिससे हम अपना प्रदूषण का स्तर कम कर सकते हैं। अगर एक एक बच्चा एक एक गाड़ी में बैठ के जा रहा है स्कूल, और एक ही गाड़ी में 4-5 बच्चे बैठ के चले जाएं स्कूल, तो डिफरेंट हो जाएगा। 10 गाड़ियों का प्रदूषण और 1 या 2 गाड़ियों का प्रदूषण, लेवल बहुत फर्क आएगा। तो ये, लेकिन अब आजकल क्या है, आजकल आपस में बातचीत ही नहीं होती। पड़ोसी, पता ही नहीं है कि अगल बगल के पड़ोसी का बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है ना। पहले, जैसे मेरे टाइम की बात, मैं अपने समय की बात बताती हूँ, एक गाड़ी जाती थी और उसमें मोहल्ले के सारे बच्चों को बैठा लिया जाता था और सबके स्कूलों में छोड़ दिया जाता था। लौटते समय भी एक गाड़ी। आजकल जैसे स्कूलों में वैन वगैरह लगती है, वो इसी तरीके के, उसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रदूषण थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अब जब से कोविड की विपरीत परिस्थिति आई तो ये संभव नहीं हो पा रहा है ना। लेकिन अब फिर से हम कोशिश ऐसी कर सकते हैं। आप अगर कहीं दूसरे शहर जा रहे हैं तो वहां पे भी आप कारपूल कर सकते हैं। कहीं अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो वहां पे भी कारपूल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सड़कों पर जो गाड़ियों का क्राउड है, इंसानों की भीड़ होती थी, अब गाड़ियों की भीड़ होने लगी, तो उस भीड़ को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रैफिक होती है उतना ही प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है। उसके अलावा spreading awareness about the protection of environment amongst others also. आजकल वैसे तो कोई किसी की सलाह नहीं लेना चाहता, कोई किसी का एडवाइस नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी आपस में, फ्रेंड्स में, सर्कल में मिलजुल के बातचीत करके ये जागरूकता फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पर्यावरण का संरक्षण बहुत आवश्यक है। हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो कैसे हो सकता है पर्यावरण का संरक्षण?
होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण का संरक्षण होता रहे, इसके लिए हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी, जागरूकता फैलानी पड़ेगी, है ना, ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे। तो ये आपके 4-5 तरीके हैं जो व्यक्तिगत प्रयास हैं जिससे हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, उससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। आप सभी जानते हैं दैट इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी इन द फॉरेस्ट्स इज कॉजिंग हार्म टू आवर फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। आप सभी को पता है कि जो जंगल है, जंगल में बहुत ज्यादा इंसानों की एक्टिविटी अगर बढ़ जाए तो उससे जो है नुकसान हो रहा है जंगलों को भी और जंगली जीव को भी, वाइल्ड लाइफ को भी। जंगल में जो जीवन है, जंगल में मौजूद जीवन को भी नुकसान होता है और जंगली लाइफ को भी नुकसान होता है। कैसे? जब एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे शिकारी चले जाएं, शिकार होने लग जाए, वाइल्ड लाइफ इन दीज फॉरेस्ट्स इज पोच्ड और कैप्चर्ड मर्सीलेसली फॉर ग्लोबल मार्केट्स। ये बहुत पॉइंट की है, समझने की बात है कि जो जंगल है, जंगल के अंदर जो जंगली जीव हैं, जैसे हमने कल के सेशन में बात करी थी कि मैं सोचती हूँ कि मार्केट में इतने बड़े पैमाने पर हाथी दांत के सामान मिल रहे हैं, सजावटी सामान मिल रहे हैं, हाथी दांत की ज्वेलरीज मिल रही हैं, कंगन मिल रहे हैं, खरीदने में, पहनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इतना अनलिमिटेड कैसे आ रहा है मार्केट में? इतना अनलिमिटेड इसका मार्केट कैसे है, मतलब इतना बड़ा मार्केट कैसे है? इसके लिए हाथी दांत का कुछ सामान बनाना है तो उसके लिए हाथी का दांत चाहिए होगा, और हाथी का दांत कैसे मिलेगा? तो फॉरेस्ट्स में ह्यूमन की एक्टिविटी हो रही है, वहां पे शिकारी जाते हैं और कोई दया का भाव नहीं होता, मर्सीलेसली ग्लोबल मार्केट्स के लिए, वैश्विक बाजार में अपने आप को फायदा उठाने के लिए वैश्विक बाजार में फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, बिना किसी दया भाव के जानवरों का शिकार कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है या उनको नुकसान पहुंचाया जाता है ना। तो इस तरह से इसके लिए कोशिशें तो सरकार की तरफ से बहुत की जा रही हैं, फिर भी क्या कहते हैं कि इंसान जो है वो जिद्दी है ना। तो इतनी कोशिशों के बावजूद भी, इतनी सजा का प्रावधान होने के बावजूद भी ह्यूमन एक्टिविटी फॉरेस्ट्स में बढ़ती जा रही है, जो कभी कभी चोरी से हो रही है। मतलब सामने सामने तो नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए सजा का प्रावधान है, तो चोरी चोरी होती है। तो इन सब चीजों से बचना बचना पड़ेगा ताकि हमारा पर्यावरण थोड़ा सा सुरक्षित रहे। अब बट हाउ कैन वी कंजर्व आवर फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ? तो हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं अपने फॉरेस्ट्स को और वाइल्ड लाइफ को, है ना। तो उसके लिए कुछ तरीके हम सोच सकते हैं। जैसे पहले तो आपको पता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, पहले हमें इनको जानना होगा। यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व का क्या मतलब होता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर जो जंतु हैं वो रिजर्व हों, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हों। तो वो क्या चीज है? बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इंक्लूड बोथ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स। बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पे जो जैव विविधता है, यानी कि जो बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज हैं, उनको बचाने के लिए, अब वो स्पीसीज जंतुओं की भी हो सकती है, वो पौधों की भी हो सकती है, तो उनको बचाने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो हम, जैसे आप सभी को पता है कि अगर हम जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के कहीं हम
एक हमारे भारत देश में पंचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र है। हमारे देश में अलग अलग संरक्षित क्षेत्र हैं, जैव मंडल आरक्षित, है ना। तो वहां पे अगर जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण जो है ना बच्चों, ये हमारी राष्ट्रीय परंपरा का भाग है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे जैव विविधता को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हों, वहां पे आरक्षित कर दिया गया हो। वो क्या कर सकते हैं? इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइब्स लिविंग इन द एरिया। फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण के तौर पे हम बात करेंगे, जैसे हमारे उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये यहाँ पे रहने वाले ट्राइब्स की ट्रेडिशनल लाइफ में कोई खलल ना पड़े, कोई उसमें दखल अंदाजी ना करे। जैसे कल के सेशन में हम बात कर रहे थे कि अंडमान निकोबार के जंगलों के अंदर रहने वाले जो ट्राइब्स हैं वो भी आरक्षित क्षेत्र है, वो भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। वहां पे भी अंदर इंसानों का घुसना मना है, उसके लिए सजा का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि जब इंसान की जहां एंट्री होती है वहां पे वो तहस नहस करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो ट्रेडिशनल लाइफ को उनके बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड में एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, उत्तरांचल में, है ना। इसी तरह से पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, एक दूसरा बायोस्फीयर जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज अनदर बायोस्फीयर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वाले में क्या है? यहाँ पे जैसे ट्रीज हैं, साल के पेड़ हैं, टीक के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं और सिल्वर कलर के फर्न्स पाए जाते हैं वहां पे। एनिमल्स हैं वहां पे जैसे कि चिंकारा, लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते और बहुत सारे वुल्व्स, है ना। ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। इसको भी रिजर्व किया गया है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को वहां का फ्लोरा और फौना कहा जाता है। तो फ्लोरा मतलब प्लांट्स की वैरायटी और फौना का मतलब जंतुओं की वैरायटी। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगले सेशन में हम और जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। बच्चों, हमने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में आज बात करी और व्यक्तिगत तौर पे हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं उसके बारे में हमने बात करी। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।